वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के आज हम फर्स्ट पेपर में दिल्ली सल्तनत के इल्बारी तुर्क वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने इससे पहले इल्तुतमिश वगैरह के बारे में पढ़ा है। आज हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे। बलबन ने लगभग दिल्ली सल्तनत पर 20 साल तक शासन किया और उसके काल में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई और बलबन का दिल्ली सल्तनत के स्थापना, पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण में क्या योगदान था, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो आइए आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि आप यदि समय पर वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और साथ ही ये जो वीडियो चल रहा है तो उसके साथ नीचे कमेंट सेक्शन होता है, उसमें मैं इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो होमवर्क के रूप में आपके नीचे कमेंट सेक्शन में डालूंगा। आप उन प्रश्नों के उत्तर वहीं पर कमेंट के रूप में दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बलबन के बारे में। बलबन भी एक इल्बरी तुर्क था, जैसा कि इल्तुतमिश वगैरह थे। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश ने इसको गुलाम के बाजार से खरीदा था और बाद में इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल के दौरान इसको गुलामी से मुक्त कर दिया था। यह कोई बड़े राज परिवार से तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह दिल्ली सल्तनत के पूर्व के जो शासक थे इल्तुतमिश के समय से लेकर के बाद के सभी शासकों के समय वो किसी न किसी पद पर रहा। तो रजिया के समय वह अमीर ए शिकार पद पर रहा। अमीर ए शिकार का मतलब वो होता है जो अधिकारी जो शिकार संबंधी मामले देखता है, वो अमीर ए शिकार हुआ करता था। तो बलबन के पास रजिया के समय यह कार्य था। बहराम शाह के समय वह अमीर ए आखुर हो गया। अमीर ए आखुर, यहाँ पर ऊ की मात्रा लगाना मिस हो गया है। अमीर आखुर, आखुर का मतलब होता है घोड़े। तो ये अमीर आखुर इस समय इस पद पर हुआ करता था। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय उसे अमीर हाजिब का पद मिला, जो उससे उच्चतर का पद था और दरबार के साथ में सीधा हुआ जुड़ा हुआ था। इसलिए इस पद का लाभ उठाते हुए उसने अपना प्रभाव बढ़ाया और एक और राजकुमार नसीरुद्दीन के साथ में षड्यंत्र करते हुए इसने इस अलाउद्दीन मसूद शाह को सिंहासन से हटा दिया और उसकी जगह पर नसीरुद्दीन को दिल्ली का सुल्तान बना लिया। अब चूंकि नसीरुद्दीन को जब सुल्तान बनाया तो वो बलबन ने ही बनाया था, इसलिए नसीरुद्दीन हमेशा बलबन से दबा हुआ रहता था। नसीरुद्दीन महमूद के बारे में तो कई उस समय के इतिहासकारों ने लिखा है कि वो कुरान की नकल उतार करके अपना जीवन यापन करने लग गया था। ये तो अतिशयोक्ति है, लेकिन कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन की सत्ता के सामने आत्मसमर्पण कर लिया था और उसने यह सोच लिया था कि यदि बलबन या अन्य सरदारों के विरुद्ध नहीं बोलना है और चुपचाप अपना राजपाट देखना है, तो पूरी तरीके से समर्पण हो गया। तो बलबन को पूरा मौका मिल गया कि अपना वह प्रभाव बढ़ाए, इसलिए उसने सुल्तान और सरदारों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। और इस प्रभुत्व स्थापना के क्रम में 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी एक बेटी का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ में कर दिया। इससे प्रभावित होकर के नसीरुद्दीन महमूद ने उसे नायब ए ममालिकात का पद सौंप दिया, जो कि सबसे बड़ा पद था प्रधानमंत्री की तरह, और उसे उलुग खान की उपाधि भी दी गई। बलबन उसी समय से लगभग अभी 1246 से अभी वो इस नसीरुद्दीन महमूद के कार्यकाल में बड़ा प्रभावशाली पद पर था। लेकिन बीच में एक टाइम ऐसा आता है जब बलबन को भी सत्ता से बाहर होना पड़ा, और यह घटना हुई 1253 ईस्वी में, जब एक हिंदुस्तानी मुसलमान रायहान, जिसका रायहान या रेहान भी कई जगह लिखा हुआ था, वो एक ही है, वो रायहान ने बलबन को 1 साल के लिए सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन बलबन ने पुनः सेना संगठित की और इस रायहान को पराजित करके वह उसको वापस भगा दिया और खुद वापस नायब ए ममलिकत पद पर आ गया। हालांकि रायहान वो कभी भी दिल्ली का सुल्तान नहीं बना, वो वकील बना। वकील का मतलब ही प्रधानमंत्री की पोस्ट ही होती है, तो वकील बना था। लेकिन 1 साल के बाद ही बलबन ने उसको हरा करके वापस वहाँ से बाहर भगा दिया। और 1265 लिखना है, 1265 ईस्वी में वो खुद ही सुल्तान बन गया। उसने नसीरुद्दीन महमूद का जो ढोंग था उसको भी खत्म कर दिया।
अब अपन देखते हैं कि बलबन के प्रमुख कार्य कौन से हैं, उसकी प्रमुख उपलब्धियां कौन सी है, दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में उसका क्या योगदान है। सबसे पहले उसने तुर्कान ए चहलगानी जो इल्तुतमिश ने स्थापित की थी उसको खत्म कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसका वैसे स्वयं का जो उद्भव है वो भी इस चहलगानी के माध्यम से हुआ, और वह जानता था कि इस पूरे चहलगानी सिस्टम के कारण ही सुल्तान है वो किसी न किसी अमीर का गुलाम होता जा रहा है, और बलबन इस प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं चाहता था, इसलिए उसने चहलगानी को खत्म कर दिया। जब चहलगानी को खत्म किया तो कुछ सरदारों ने उसका विरोध भी किया। यद्यपि जब 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक वह लगभग 20 साल तक तो वो केवल नायब के पद पर रहा, तो इस काल के दौरान ही उसने तुर्कान चहलगानी के कई बड़े बड़े सरदारों को किनारे कर दिया, या उनकी मृत्यु हो गई या उनका प्रभाव खत्म हो गया, लेकिन जो कुछ भी बचे थे उनको साम दाम दंड भेद के माध्यम से बलबन ने खत्म करने का प्रयास किया। कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि उसने किस प्रकार से इस चहलगानी का खात्मा किया। उदाहरण के लिए बंदायू जो एकता था, उसका जो इक्तेदार था मालिक बकबक, उसको उसने जनता के सामने कोड़ों से पीटा। सजा क्यों दी इतनी कठोर? केवल उसने उसके दास को पीटा था। बकबक ने एक दास को पीट लिया, इसलिए उसको सजा देने के लिए उसने जनता के सामने कोड़े लगाए, तो इससे बकबक की जो प्रतिष्ठा थी वो धूल में मिल गई, और दूसरे सरदारों ने समझा कि ये तो आंतरिक मामलों में बलबन इतना हस्तक्षेप कर रहा है, तो उनको भी अपनी जगह का पता चल गया। अवध का एक इक्तेदार था हेवात खां, उसको भी 500 कोड़े लगाने का हुक्म सुना दिया, तो जिससे हेवात खां बहुत ही अपमानित हुआ और वो बाद में आत्महत्या भी कर ली उसने। तो ये भी जो इक्तेदार थे या जो अमीर थे उनका प्रभाव खत्म हो रहा था धीरे धीरे। तुगरील खां भी एक प्रसिद्ध सरदार था। जब बंगाल में विद्रोह हुआ तो तुगरील खां को वो विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था, लेकिन तुगरील खां और बंगाल के विद्रोह को दबा नहीं सका, तो जब वो वापस आया तो बलबन ने उसको मार दिया और अयोध्या के किले में उसको लटका दिया। तो ये भी एक कठोर रणनीति का हिस्सा था कि इस प्रकार की यदि नीति अपनाएंगे तो सभी सरदार मेरा कहना मानेंगे। तो चचेरा भाई था उसका एक शेर खां, उसको संदेह के आधार पर उसने जहर दे दिया और मरवा दिया। तो इस प्रकार से उसने कई अमीरों और सरदारों को अपने रोबीले व्यक्तित्व के कारण बलबन ने उन सभी को मरवा दिया। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण कार्य था वो सेना का संगठन है, क्योंकि सल्तनत काल की अभी स्थापना हो रही है और स्थायी और वेतन भोगी सेना अभी भी नहीं थी, इसलिए बलबन ने इस क्षेत्र में कुछ काम करने की सोची और उसने सबसे पहले सेना की संख्या में वृद्धि की ताकि आक्रमणों से और बचाव में अपनी रणनीतिक बढ़त मिले उसको, और दूसरा जब किसी पर आक्रमण करना हो तो भी मजबूती मिले। साथ ही सैनिकों में असंतोष पैदा न हो और उनका जीवन स्तर ठीक ठाक चलता रहे, इसलिए उनके वेतन में भी वृद्धि की गई। सेना के प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया कि केवल अप्रशिक्षित या सैनिकों की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उनका प्रशिक्षण भी देना होगा, इसलिए प्रशिक्षण दिया। यह भी कहा जाता है कि बलबन है वो कई बार सुबह अपने घोड़ों की और अपने सैनिकों की परीक्षा लेने के लिए वह दिल्ली के आसपास के जंगलों में रोज उनको घुमाने के लिए लेकर चला जाता था। तो इससे पता चलता है कि वो सेना में निरंतर गतिशीलता बनी रहे, उनके जो सैनिक है या जो घोड़े है उनका पता चलता रहे कि उसमें कितनी क्षमता है। उसने इमादुल मुल्क था, उसको दीवान ए अर्ज पद पर अपॉइंट कर दिया। ये दीवान ए अर्ज सेनापति की पोस्ट हुआ करती थी, तो दीवान ए अर्ज इमाद को बना दिया। इमादुल मुल्क ने इस सेना में ये पूरे सुधार किए। उसने सैनिकों को जो जमीन दान में दी गई थी, जो वक्फ के रूप में सैनिकों को दी जाती थी, उसकी उसने पुनः जांच कराई और ऐसी सभी जमीनों की जब्त कर ली जो जिस व्यक्ति को जमीन दी थी और वह व्यक्ति अभी जीवित नहीं है और उसके पुत्रों के पास में जमीन है, तो वो जमीन बलबन ने जब्त कर ली। इससे उन जो अमीर के पुत्र थे उनके बीच में असंतोष पैदा हो गया। यद्यपि बाद में उनके जब वजीर वगैरह थे, सलाहकार थे, उन्होंने बलबन को सलाह दी कि इन लोगों की ज़मीन है वो वापस लौटा दी जाए। तो उन्होंने कुछ लोगों की ज़मीन तो वापस कराई, लेकिन एक बार सभी सैनिकों की ज़मीन की पुनः जांच कराई कि जिन सैनिकों को ज़मीन दी गई है वास्तव में वो ही सैनिक उसको काम में ले रहे हो। यदि उसके अलावा कोई और व्यक्ति
या उसके पुत्र या उनकी पीढ़ियों वाले यदि उसको काम में ले रहे हैं तो उसकी जब्ती करने का प्रयास किया गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसने शासन में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए और उसने गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया। शासनकाल में उसने नायब का पद खत्म कर दिया। वो स्वयं 20 साल तक नायब रहा, लेकिन वो जानता था कि इस नायब व्यवस्था के कारण ही सुल्तान कमजोर हो रहा है। वो स्वयं को कमजोर होने नहीं देना चाहता था, वह सभी शक्तियां अपने पास में केंद्रित करना चाहता था। इसलिए उसने नायब का पद खत्म कर दिया और अपना जो प्रभाव है वो बढ़ा दिया। उसने उच्च कुल के लोगों की नियुक्ति की। बलबन है वो कुलीनवाद में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। वह रक्त की शुद्धता में विश्वास करता था, इसलिए वो हमेशा उच्च वर्ग के लोगों को अपने शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपता था। निम्न वर्ण के लोगों को ऐसी भूमिकाएं नहीं देता था। यहाँ तक कि वो ये कहता है कि जब मैं किसी भी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। तो इस प्रकार से उसके मन में निम्न वर्ग के लोगों के प्रति घृणा, नफरत आदि थी। उसका जो शासन का जो सिद्धांत है वो न कठोर था और न ही उदार था, वो मध्यम मार्ग पर चलने वाला था। बलबन के शासन की नीति के संदर्भ में यह कहा जाता है कि कानून बनाते समय लचीला रवैया अपनाना चाहिए, जबकि कानून का पालन कराते वक्त बहुत ही कठोर रवैया अपनाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब आप कानून बनाएं तो उदार तरीके से सोचें और जब पालन कराना हो तो कठोर तरीके से सोचें। तो इस प्रकार से उसने अपने शासन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए और उसने एक गुप्तचर व्यवस्था के रूप में बरीद नामक संस्था थी, बरीद गुप्तचर को कहा जाता है, तो उस व्यवस्था को उसने मजबूती प्रदान की और इस मजबूती के माध्यम से ही उसने अपने जो पूरे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की घटनाओं की जानकारी लेने का प्रयास किया और उसने जगह जगह पर सरायों का निर्माण किया। वहाँ पर गुप्तचर रहते थे और कुछ दूरी के आधार पर उसने ऐसी चौकियाँ स्थापित की और साथ ही उसने जो गंगा यमुना का दोआब है वहाँ के प्रदेश में जो लुटेरे डाकू वगैरह थे तो उनका सफाया करने के लिए भी इन गुप्तचरों की व्यवस्था को मजबूत किया गया था। तो इस प्रकार से उसने गुप्तचर व्यवस्था को भी मजबूत किया। तो आज का टॉपिक अपन यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अन्य प्रमुख कार्यों के बारे में बताऊंगा। तो इसके कमेंट सेक्शन में सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। थैंक यू।